हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, सेक्शन 43B क्लॉज एच एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कई कंफ्यूजन इसके रिलेटेड पाए जा रहे हैं। टैक्स पेयर भी कंफ्यूज है और हमारे प्रोफेशनल्स भी कंफ्यूज है। तो आज कुछ हम डिटेल में इस सेक्शन 43B क्लॉज एच की एनालिसिस करेंगे। थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेक्शन 43BH कहाँ कहाँ किस किस को इम्पैक्ट करेगा। हालांकि इसके लिए पहले एक शॉर्ट मैंने बनाई थी, लेकिन वो शॉर्ट ही थी। इसके लिए अब थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। आओ स्टार्ट करते वीडियो। दोस्तों, पहले हम पिछले वीडियो की थोड़ा बातों को रिकलेक्ट करेंगे ताकि हमको क्लैरिटी आ जाए। फास्ट हम इस पर गो थ्रू करेंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि ये सेक्शन 43B जो है, जिसका क्लॉज एच इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो बात करता है सेक्शन 15, 16 और सेक्शन 2 क्लॉज बी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट के रिलेटेड, जो असेसमेंट ईयर 24-25 से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये आया ही था फाइनेंस एक्ट 2023 में। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी 23-24 फाइनेंशियल ईयर, यानी जिसका असेसमेंट ईयर होता है 24-25। कई जगह हम देखेंगे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो ये लॉ की लैंग्वेज है, इससे कोई कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि असेसमेंट ईयर, यहाँ असेसमेंट ईयर को माना जा रहा है, फाइनेंशियल ईयर नहीं। तभी ये लिखा जा रहा है 1 अप्रैल 2024। ये असेसमेंट ईयर की ईयर बात करता है, तो कंफ्यूज ना हो। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए नहीं, बल्कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल है, 22-23 के लिए नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2023 में जब आया था फेब में, तो उसके अगले साल ही एप्लीकेबल हो जाता है। सेकंड, हम देखेंगे कि माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि माइक्रो उसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जिनकी 1 करोड़ से कम हो प्लांट एंड मशीनरी में, और टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ हो। और स्मॉल एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम की हो प्लांट एंड मशीनरी में, और टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ हो। तो ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में काउंट किए जाते हैं। तो एक्ट हमारा ये जो कह रहा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं कि एनी सम पेएबल बाय द एसएससी टू एमएसएमईज बियॉन्ड द टाइम लिमिट specified in section 15 of MSMED Act 2006 shall be allowed a deduction on actual payment basis। जो है एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे हमको मिलेगा इसका डिडक्शन। तो और आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके सेक्शन को भी देखेंगे। अब इतना समझ लीजिए कि सेक्शन 15 से ये बात निकल रही है। अब सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 2 क्लॉज बी जो एमएसएमईडी के है, वो क्या कहते हैं कि पेमेंट टू द एमएसएमई शुड बी मेड मैक्सिमम विद इन 45 डेज। यानी मैक्सिमम आपकी जो पेमेंट की डेट होनी चाहिए एक्सीड 45 डेज से नहीं होनी चाहिए, 45 डेज तक ही होगी। 45 डेज के अंदर ही आपको ये पेमेंट करना है। कब? इफ देयर इज अ फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट, अगर आपका एग्रीमेंट है उस वेंडर के साथ तो आपको 45 डेज का टाइम मिलेगा। लेकिन नहीं है तो यही पेमेंट आपको 15 दिन में करनी है। सिंपल समझ लीजिए, एग्रीमेंट है तो 45 डेज तक को आपको टाइम मिल जाता है। अगर नहीं तो आपको यही पेमेंट 15 डेज के अंदर करनी होगी। आगे कहता है कि एवरी बिजनेसमैन शुड मेक comprehensive list and database of their vendors to determine their payables before
end of 31st March 2024 and must pay before 31st end of the 31st March 24. 31st March 24 के पहले पहले अपनी पेमेंट खत्म करे। ये तो 45 डेज और 15 डेज का हमको क्राइटेरिया समझ में आ गया। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो समझ लीजिए कि व्हेन अ बायर नेग्लेक्ट टू फुलफिल पेमेंट ऑब्लिगेशंस एज डिस्कस्ड अबाउ, ये जो ऊपर बताया गया है, अगर इसके हिसाब से नहीं पेमेंट वगैरह हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये होंगे कि इम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3 times द रिजर्व बैंक नोटिफाइड बैंक रेट एक्रूइंग मंथली। इसको और आगे हम इजीली समझेंगे। नेक्स्ट ये कहता है एनी इंटरेस्ट पेड बाय द बायर इन लाइन विद द एक्ट रेंडर्ड नॉन डिडक्टेबल फॉर इनकम कॉम्प्यूटेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी जो इंटरेस्ट ये पे किया जाएगा ये डिडक्ट नहीं होगा, नॉन डिडक्टेबल है, ये डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। एनी सम ओड फॉर एक्सपेंस और परचेसेस फ्रॉम अ रजिस्टर्ड माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस becomes non-deductible if not settled within the specified time frame। अगर ये जो टाइम फ्रेम दिया गया है 45 डेज का और ये 15 डेज का, इसमें अगर नहीं करते हैं पेमेंट तो ये आपके इसमें ऐड हो जाएगा और आपको टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ओके, आगे कहते हैं कि एनी आउटस्टैंडिंग सम पेएबल टू द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड ऑनवर्ड्स remaining unpaid beyond the time limit specified in section 15 of the MSMED Act 2016 shall be disallowed and added back to the income as computed under section 28 of the income tax act। इस ऊपर पता है, इसको ऐड कर दिया जाएगा, ये आपकी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। और आगे ऑडिटर्स लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज पर क्लॉज 22 टैक्स ऑडिट requires tax auditor to report the amount of interest inadmissible under section 23 of the MSMED Act 2006। जो क्लॉज नंबर 22 है, हम देखेंगे अपना जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जाकर, तो ये हमारे टार में जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्लॉज 22 है, वहाँ पर इसका ऑडिटर को रिपोर्टिंग करना भी ज़रूरी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए हो जाता है। तो अभी हमने ऊपर जो समझा उसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करके समझते हैं। जैसा कि एक्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि एनी सम पेएबल बाय द एसएससी टू माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ उन्होंने दो ही वर्ड दिया है, एक है माइक्रो और दूसरा है स्मॉल। क्या है? माइक्रो और है स्मॉल, यानी दो ही कैटेगरीज इसके अंदर आ रही है जिसके अंदर ये एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर मीडियम इंटरप्राइजेजों को ये लाभ नहीं है, समझ रहे आप? माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए है, मीडियम के लिए नहीं है। उसके आगे बताया जा रहा है कि बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15, जो टाइम लिमिट हमने देखी थी है ना, जो 15 दिन और 45 डेज की, वो डेज के हिसाब से आपको आपकी पेमेंट करनी है। ऑफ द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, ये एक्ट की बात है, इसमें मीडियम नहीं समझ लेना, है एप्लीकेबल है माइक्रो और स्मॉल के लिए। अब ये समझिए प्रोविजन जो हमारा है सेक्शन 43B के लिए कहता है कि आपको जो भी है ना पेमेंट, आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे होगी। उसके लिए एक टाइम लिमिट भी देता है हमें कि फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन 139 ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो उस वक्त ये इस चीज को मान लेता है कि आप उसका एक्सपेंस क्लेम करो। जैसे एग्जांपल, आपकी जीएसटी की जो लाइबिलिटी पेमेंट की, आपने मार्च की पेमेंट कर दी अप्रैल में,
है तो ये अप्रैल में आपने इसको पेमेंट कर दिया, लेकिन ये रिटर्न फाइलिंग की जो डेट थी सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 की, तो आपको ये अलाउ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस आप कह रहे हैं कि इसके अंदर एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एच, यानी क्लॉज एच इसके अंदर नहीं आएगा, इसको इसमें से हटा दिया गया है। बट एज फॉर द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 43B, the time limit of the payment till the date of furnishing the return of income under subsection 1 of section 139 is not applicable। यानी ये जो टाइम लिमिट दिया गया है रिटर्न फाइलिंग वाला जो डेट होता है उसके पहले पहले आपने पेमेंट कर दिया तो मान लिया जाता है एक्सपेंसेस को। तो यहाँ ये सेक्शन 43B के क्लॉज एच को नहीं माना जाएगा, ये इससे हटकर है। इसलिए जो पेमेंट होगा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को वो 31 मार्च ऑफ सच प्रीवियस ईयर को हो जाना चाहिए, और ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 एक्ट के जो सेक्शन में बताया गया है, जो मैंने बताया था, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहला है हिसाब से उसको पेमेंट करनी होगी। अब सेक्शन 15 जो है हमारा क्या कहता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट का, एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स, है ना, जो सप्लाई किया, रेंडर एनी सर्विसेज टू एनी बायर, बायर शैल मेक पेमेंट देयरफॉर ऑन और बिफोर डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम एंड सप्लायर इन राइटिंग, और where there is no such agreement, यानी कोई एग्रीमेंट नो एग्रीमेंट इन दिस बिहाफ बिफोर द अपॉइंटेड डे। आगे ये कहता है प्रोविजन इन नो केस द पीरियड एग्रीड अपॉन बिटवीन सप्लायर एंड बायर इन राइटिंग शैल एक्सीड 45 days फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डे ऑफ डीम एक्सेप्टेंस। सिंपल वर्ड में आप समझ लीजिए इसको कि ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ 15 दिन में पेमेंट कर देना है। ये 15 दिन बढ़कर आपकी 45 डेज हो सकती है जब आपका जो है आपस में इसके लिए एग्रीमेंट हो, आपका म्यूचुअल कंसेंट हो, कोई एग्रीमेंट हो कि भाई आपस में वेंडर सेलर सप्लायर बायर के बीच में कि हम इसको 15 डेज नहीं, हम इसको 45 डेज मानते हैं, या जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन होगी, ठीक है। लेकिन कोई भी बायर ये नहीं कह सकता कि मैं आपको पेमेंट है ना, हम आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे और ये पेमेंट 45 डेज के बदले में हम 75 डेज कर देते, तो ये अलाउड नहीं है। मैक्सिमम जो है 45 डेज ही है, जो भी एग्रीमेंट बनेगा वो शैल एक्सीड 45 डेज, नो केस, यानी ये हो ही नहीं सकता कि 45 डेज के आगे एक्सीड हो जाए, तो इसका ध्यान रखना है। अब सेक्शन 16 जो है एमएसएमईडी का क्या कहता है, ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। एनी बायर फेल टू मेक पेमेंट, है ना, पेमेंट नहीं किया उसने, हमने देखा कि ऐड करना तो है ही है, डिसअलाउ हो जाएगा वो हमारा एक्सपेंस, लेकिन साथ में और एक परेशानी है। वो परेशानी क्या है, लाइबल टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट विथ मंथली रेट्स टू द सप्लायर on that amount from the appointed date, or as case may be from the date immediately following the date agreed at the 3 times of the bank rate notified by the Reserve Bank। ये बहुत बड़ी परेशानी अलग है कि ये कह रहा है कि अगर टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ तो ऐड तो होगा, अलग वो बात है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, कहते हैं कि जो बैंक रेट है आरबीआई ने नोटिफाई किया है वो रेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई ने 8% किया है तो उसका 3 टाइम्स इंटू 3 कितना हो गया, ये 24%, तो 24% का इंटरेस्ट भी देना होगा। ये बहुत ही एक तरह का हार्श प्रोविजन आ गया है। जो पेमेंट इनको करना है उसके लिए बहुत ही सतर्कता के साथ उनको करना होगा,
क्योंकि ऐड भी हो रहा है, आपका एक्सपेंस डिसअलाउ भी किया जा रहा है, जो कि आपको मिलेगा आने वाले दिनों में जब आपका पेमेंट कर लोगे, ये भी हम समझेंगे आगे। लेकिन यहाँ समझ लीजिए वो एट आफ्टर टाइमिंग हो जाएगा। टैक्स लाइबिलिटी, एक आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होने के चांसेस हो जाएंगे, वैसे ही भले ही आपका डिडक्शन बाद में हो जाए। ठीक है, ये हो गया। और ये 3 टाइम्स ऑफ बैंक इंटरेस्ट जो आरबीआई नोटिफाई करेगी, अगर 8% है तो 24%, अगर 9% है तो कितना होगा 27%। 9 इंटू 3 टाइम्स। ओके, अब सेक्शन 23 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। ये वही बात कह रहा है जो मैंने अभी पहले बताई थी कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इसके पहले हमने डिस्कस थोड़ा किया था, इन डिटेल में समझते हैं। जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, पेएबल और पेड बाय एनी बायर, जो हम इंटरेस्ट पर भर रहे हैं ना 3 गुना इंटरेस्ट, इसको बोले शेल नॉट बी अलाउड ए डिडक्शन, यानी ये डिडक्शन इसका इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ नहीं होगा। आप इसका इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं ले सकते, आपके पीएनएल में आप इसका डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। ये एक अलग मुसीबत है, समझ लीजिए। इंटरेस्ट भी भर रहे हैं आप, लेकिन जो कि आपने कोई एक्ट को फॉलो नहीं किया है, इसके साथ वो इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, तो इस इंटरेस्ट को ये है ना कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है एक एक्ट का, तो इसको यहाँ पर इन्होंने डिसअलाउ कर दिया है कि आप इंटरेस्ट दोगे तो, लेकिन आपको इसके पीएनएल में आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। और लास्ट ये समझ लीजिए कि सेक्शन 2 क्लॉज ई, यानी डेफिनेशंस के रिलेटेड इंटरप्राइजेस किसको कहा जाएगा, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट में मैं देखो कई चीजें स्किप कर रहा हूँ, अगर वो पढ़ने चला जाऊं और उसको और डिटेल में बताने जाऊं तो बहुत ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। इसके लिए मैं शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहां फोकस कर रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर है इंगेज इन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और इंगेज इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज और सर्विसेज, यानी ये खास तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और सर्विस प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइड करने वालों को ये इफेक्ट करेगा। तो यहाँ से क्लैरिटी हमको अच्छी खासी मिल जाती है कि ट्रेडर्स जो है इसके एम्बिट के बाहर है, इसके परव्यू के बाहर है, यानी ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये बात इन्होंने पहले भी बता दी थी, जैसे हम देख सकते स्क्रीन पर कि ये जो 1 सितंबर 2021 में कि ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए इन्होंने इसको क्लियर भी कर दिया था कि अभी लाइन देखिए पढ़िए कि द बेनिफिट टू रिटेल एंड होलसेल ट्रेड एमएसएमई आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ओनली एंड एनी अदर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग provisions of delayed payment as per MSMED Act are excluded। यहाँ इन्होंने साफ ऊपर बता दिया कि होलसेल ट्रेडर्स और रिटेल है ना, इन लोगों के लिए ये चीजें नहीं है। अगर ट्रेडिंग में भी किसी के लिए होगी तो सिर्फ और सिर्फ PSL यानी प्रायोरिटी, ये तो दिया है ना, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इनके लिए है, इसके अलावा और ट्रेडर्स के लिए नहीं है। ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन ट्रेडर्स के लिए नहीं है। सिर्फ PSL को छोड़कर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वालों को छोड़कर ये ट्रेडर्स को एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको मैं शॉर्टली थोड़ा चीजें बताता हूं। आप हो सकता है टेक्निकली आपको कई चीजें इसके अंदर नहीं समझी हो, लेकिन यहां पर आपको इस टेबुलर फॉर्म में थोड़ा समझ में आएगा। ये देख लीजिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 43BH। सप्लायर है, सप्लायर ने सेल किया है ना रजिस्टर्ड उद्यम पोर्टल और नॉन रजिस्टर्ड वाले को, ठीक है। अब नॉन रजिस्टर्ड है तो उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है,
अब जो उद्यम में रजिस्टर्ड है और वो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, तो यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। अगर वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस की इसमें आते हैं, अगर मीडियम इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते हैं तो ये उनको भी एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे हमने अभी चार्ट में पहले भी देखा था। पहले हमने जो एक्ट पढ़ा उसके अंदर ये चीजें थी। तो मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो और वो उद्यम, आधार उद्यम के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो और वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज की कैटेगरी में आ रहा है तो उसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन यही आधार उद्यम पे पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो और मैन्युफैक्चरर भी हो और सर्विस प्रोवाइडर भी हो, लेकिन वो मीडियम इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आता हो, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरह से ये समझ लीजिए फ्लो को लेते हुए कि ट्रेडर है जो कि रजिस्टर्ड है उद्यम पोर्टल पर, है वो ट्रेडर, तो उसके लिए भी यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा सिवाय PSL के। ठीक है, और डिटेल में समझिए थोड़ा, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। वो एक एक्ट और लॉ की लैंग्वेज है, सिंपल एक लेमैन लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर एप्लीकेबल किसके लिए होगा, ये पेएबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए और माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, मैंने ऊपर बताया। अमाउंट पेएबल टू मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर ओनली। मेजर एक्टिविटी जो है मैन्युफैक्चरिंग है, मेजर एक्टिविटी जो है अपना सर्विसेज है। अभी एप्लीकेबल किसके लिए नहीं होगा, ट्रेडर्स के लिए नहीं। अब उसके अंदर भी जैसे बताया गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इसी के लिए एप्लीकेबल है ट्रेडर में, बाकी किसी ट्रेडर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब सम पेएबल फॉर इनवॉइसेस, अभी हम थोड़ा एग्जांपल से भी समझते हैं कि सम पेएबल फॉर इनवॉइसेस डेटेड ऑन और बिफोर 2023 31 मार्च 2023 सेक्शन 43BH इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये आया ही फाइनेंस एक्ट 2023 में था, तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ इसका 2023 से, तो यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ इनवॉइस बिटवीन 1/4/2023 to 15th Feb 2024 was paid before 31st March 2024 then allowed as expense in financial year 23-24। हाँ, जैसे अभी 23-24 की बात चल रही है, एग्जाम्पल तो खर्चा था वो अप्रैल 23 टू मार्च 24 के बीच में इनकर्ड भी हुआ और पेमेंट भी हो गया, तो ये अलाउड है, इस एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा। लेकिन इफ इनवॉइस बिटवीन 16th Feb 2024 to 31st March 2024 were paid within 45 days, then allowed as expense in financial 23-24, assume written agreement of 45 days is there between buyer and supplier। समझ रहे आप इस बात को कि अगर क्या एग्जांपल दिया जा रहा है, यह है 16th 4 के बीच में इनवॉइस आपका जनरेट हो गया, इस बीच में अब पेड किया आपने इसको 45 डेज के अंदर और आपका एग्रीमेंट बना हुआ था 45 डेज वाला। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका फाइनेंशियल की जब आपकी रिटर्न फाइल होगी उसके अंदर आपका ये एक्सपेंस अलाउड होगा, मान लिया जाएगा, क्योंकि आपने वो कंडीशन को फुलफिल किया 45 डेज के अंदर, आपने एग्रीमेंट था इसके लिए, आपने उसका पेमेंट भी कर दिया। अब सेकंड देखिए, अगर यही केस में इफ नॉट पेड देन विद इन ड्यू डेट देन अलाउड एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ पेमेंट ओनली, इट मीन्स इफ परचेज इनवॉइस इज dated 31st March 2024 paid in June 2024 then such purchase will be allowed as expense in financial year 24-25 and not in 23-24। यानी यही केस में समझ लीजिए ये 45 डेज का आपने क्राइटेरिया नहीं किया। फॉर एग्जांपल ये 31st को आपका बिल बन गया था, हाँ,
और आपका ये इसका 45 डेज का टर्म था, तो आपने 45 डेज इसका एग्जाम्पल हो रहा है आपका अप्रैल और मे 15 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 15 डे ऑफ मे, 15 मई को हो रहा है। तो आपने 15 मई तक नहीं पे किया इसको, तो अब ये 23-24 में इसका एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, इसका डिसअलाउ करना पड़ेगा। और आपने चूंकि पे किया है, फॉर एग्जांपल आपने जून में आके पे किया इसको, जून 15 तारीख को आपने इसको पे किया, तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर आपको जून के 15 तारीख, यानी ये आ गई डेट हमारी 15 जून 2024, यानी ये ईयर हो गया फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो इस साल में आपको इसका क्लेम मिलेगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई है, तो ये याद रखें। और इसके अंदर कई और डिटेल्स है जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर एग्जांपल एक बात बताऊं आपको मैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे एक्ट के इस लैंग्वेज को, कहाँ गया ये तो इंटरप्रिटेशन हम इस तरह से इस लॉ का ले रहे कि पेबल बाय द एसएससी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एक्ट। तो इस वर्ड को हम लेंगे तो कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर कि ये कह रहे कि आपको जो सेक्शन 15 में एमएसएमईडी की दिया है उसकी लिमिट देखनी है, आपको एमएसएमईडी में होना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों का इस तरह से मानना है, लॉ का इंटरप्रिटेशन वो इस तरह से ले रहे, और इस तरह से लिया जाए तो बहुत ही परेशानी आ जाएगी और हर कोई इसके अंदर फंस जाएगा। लेकिन बहुत सारे हमारे जो हमारे प्रोफेशनल्स है, इनका यही मानना है कि इसको हम इसमें नहीं मानेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो एमएसएमईडी में रजिस्टर्ड है, इस ये अगर अप्रोच लेते हैं तो थोड़ी राहत हमारे लिए है। वैसे भी एक समझने की बात है कि ये वेरी फर्स्ट ईयर है, अब अगर ये होता भी है तो आने वाले वक्त में हमारी सीबीडीटी और जो है अथॉरिटीज हमको इसकी क्लैरिफिकेशन दे देगी क्या है। लेकिन इस साल तो ये समझ लीजिए हमारे लिए ये एमएसएमईडी में जो रजिस्टर्ड है उनके लिए एप्लीकेबल है, और खास तौर पर जो ऑडिट करने वाले जिनको ऑडिट रिपोर्ट में इसको डालना है इस डिटेल को, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो पहले तो इसको फोकस करना है हमको कि ऑडिट रिपोर्ट जिनको भरनी है उनके क्या है, कि आपको साइन करना है, सीएस को साइन करना है हमारे प्रोफेशनल्स को, और जो साइन नहीं करते उनकी भी जिम्मेदारी का ऐड हो गया तो क्लाइंट जो है वो जो हमारे कंसल्टेंट्स है, अकाउंटेंट है, उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी कि क्लाइंट तो यही कहेगा, टैक्स पेयर तो यही कहेंगे कि सर हमें तो पता नहीं था, आप ही को पता था, आप कर रहे थे। तो इस तरह जरा ये सब चीजों को समझ के करना है। और एक लास्ट बात ये भी समझ लीजिए कि ये तो था हमारा इनकम टैक्स एक्ट वाला, ये हम इनकम टैक्स की बात कर रहे थे, लेकिन जीएसटी में तो इस तरह की प्रोविजन पहले से ही थे, जो रिवर्सल की रूल है 180 डेज के अंदर। अब धीरे धीरे हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट भी एकदम सक्रिय हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, तो आगे चल के ये भी इशू हो सकता है। तो आदत ही बना ले। देखो कुछ लोग जो एग्जाम्प्ट है ये भी समझ ले, यहाँ इनकम टैक्स में उनको इवन एग्जाम्पशन मिल रही है, जैसे हमने देखा ट्रेडर्स के लिए, लेकिन जीएसटी में ऐसा कोई चीज नहीं है। यहाँ तो आपको रिवर्सल सेक्शन 50 के अंदर जो इंटरेस्ट भरा जाता है उसके अंदर इसको रिवर्स करके आपको इंटरेस्ट भरना होगा। तो उसके लिए ये समझ लीजिए कि टाइम पे क्रेडिटर्स के पेमेंट करने हैं। अगर आप इसकी जीएसटी में भी क्रेडिट लेना चाहते हो, इनपुट टैक्स की क्रेडिट को रिवर्स नहीं करना है, तो आपको टाइम पर ही पे करना होगा। और लास्ट आपको एक बता दूं कि अगर आपको ये चेक करना है आपके जो आधार उद्यम को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए भी आप साइट पे इसका अब ऑप्शन दे दिया गया है। तो उसके लिए आपको गूगल में जाके सिर्फ इतना ही टाइप कर दिया आपने, आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, और उसको सर्च किया आपने, तो आपको देखोगे तो ऊपर ही आपको ये नजर आएगा आधार उद्यम वेरीफाई। तो यहाँ पे आपको आधार रजिस्ट्रेशन नंबर जो डालना होगा, कोड डाल के वेरीफाई करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स आ जाएगी, माइक्रो है, किस में आ रहा है, स्मॉल कैटेगरी में आ रहा है, ये पूरी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगी। तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा सेशन थोड़ा लंबा तो हो गया था, क्योंकि मैंने काफ़ी इसको शुरू भी शॉर्ट किया है। और एक्ट और लॉ का अगर आपको समझना है तो आप इसके लिए शॉर्टकट ही नहीं ढूंढ सकते। शॉर्टकट करने जाओगे तो आपको आगे जाके नोटिस वाला लॉन्ग कट आएगा, उस वक्त आपको भागदौड़ होगी, परेशानी होगी कि ऑनलाइन हर चीज़ होने से कितनी सारी चीज़ें हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गई है। इसके लिए सतर्क होकर काम करना है और सीखते रहना है, समझते रहना है, ताकि कोई हमारे से गलती ना हो। उम्मीद करते ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।